सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। नाजरीन, कुफर टूटा खुदा खुदा करके मुल्क में एक बार फिर आम इंतखाबात की हवा चल पड़ी है। वतन अजीज़ एक और जमहूरी दौर की तरफ बढ़ रहा है। सियासी जमातों के अंदर मौजूद इंतजार की घड़ियां भी अब ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि इस बार इलेक्शन कमीशन ने ही इलेक्शन कराने का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के एलामिये के मुताबिक आम इंतखाबात आइंदा साल 2024 में जनवरी के आखिरी हफ्ते में करवा दिए जाएंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि किस तारीख को इलेक्शन होगा। बहरहाल एलामिया के मुताबिक हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर 2023 को शाया कर दी जाएगी, जबकि हल्का बंदियों की जो हतमी फहरिस्त है वो 30 नवंबर को दी जाएगी। अच्छा, इलेक्शन कमीशन का ये कहना था कि हतमी फहरिस्त के 54 दिन बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात कराए जाएंगे। मुल्क में इंतखाबात का ऐलान तो हो गया, लेकिन सियासी जमातों के दरमियान जो मौजूद सियासी रंजिशें हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को आड़े हाथों लिया था, और वहीं पीपी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह ने नून लीग पर बड़ा इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा था कि विफाक में नहीं बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। खुर्शीद शाह बोले, वज़ीर आज़म के साबिक सेक्रेटरी भी निगरान हुकूमत का हिस्सा हैं, अहद चीमा भी वहीं बैठे हैं और इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन भी इनके पास है, और फवाद हसन फवाद भी इस निगरान हुकूमत में हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, ज़रा सुनिएगा। और नाज़रीन, मुल्क में एक तरफ इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराने का ऐलान कर दिया, दूसरी जानिब दो बड़ी जमातों के दरमियान जो सियासी रस्साकशी अभी तक जारी है। और ये लंदन में क्या चल रहा है, हालात आखिर किस जानिब जा रहे हैं, फिर से कोई लंदन प्लान बन रहा है। इसी तमाम पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग राना एहसान साहब मेरे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया राना साहब वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुंडी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राना साहब, आपकी इजाज़त से मैं कुंडी साहब से ज़रा शुरू करना चाहूँगी। कुंडी साहब, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन का ऐलान कर दिया है। अब पीपल्स पार्टी ज़ाहिर बात है पहले से मुतालिबा करी थी कि इंतखाबात टाइम पर हो जाने चाहिए, तो क्या जनवरी में इलेक्शन हो जाएंगे? और इलेक्शन कमीशन ने तारीख का भी ऐलान नहीं किया है, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें डॉक्टर साहब, आज कुफर टूटा खुदा खुदा करके इलेक्शन कमीशन ने आखिरकार इलेक्शन की जो है वो डेट तो नहीं कि इलेक्शन का जो है वो कुछ थोड़ा बहुत चांद दिखा दिया कि वो समझते हैं कि जनवरी के एंड में जो इलेक्शन होना चाहिए, जिसपे डेट नहीं दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ था कि हमें जो है वो शेड्यूल भी दिया जाए, डेट भी दी जाए कि इलेक्शन कब कराना चाहते हैं, उसके बाद फिर हम अपना लाएमल देंगे। अब क्योंकि उन्होंने कह दिया कि जनवरी के एंड में है, शेड्यूल नहीं आया, इस पर पार्टी सी मीटिंग होगी, उसके बाद हम इस पर गौर करेंगे कि हमने इसके ऊपर क्या अमल इख्तियार करना है। लेकिन ये तो अभी पहले तो ये था कि हम 2 दिन से ये इलेक्शन कमीशन से कह रहे थे कि आप डेट क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि हमारे दोस्त जो हमारे भाई हैं PMLN के, उनके सीनियर लोग आते थे और वो डेट देने के चक्करों में थे कि जनवरी के एंड में या फरवरी में इलेक्शन होंगे। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान वो हों, इलेक्शन कमीशन का अपना तर्जुमान जो है वो नहीं है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन बार बार चेयरमैन बिलावल भी और पार्टी के दोस्तों ने यही बात की कि हमें डेट चाहिए इलेक्शन की, और वो डेट मैं समझता हूँ कि ऐसे मौके पे थी ऑन लाइटर मोड, क्योंकि आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सालगिरह, तो उन सालगिरह के गिफ्ट के तौर पर शायद इलेक्शन कमीशन ने उनको जो है वो इलेक्शन की एक झलक दिखा दी कि शायद इलेक्शन जनवरी के एंड में हो जाए। हम अब इसमें बहुत सी चीजें हैं। देखें, इसमें हम तो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हो, आइन के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए। आपने तो पूरे इलेक्शन को बिलावल जरदारी साहब की सालगिरह से जोड़ दिया। कुंडी साहब, इलेक्शन तो पूरा पाकिस्तान चाहता है। नहीं, हम कहते हैं कि हम तो चाहते हैं कि इलेक्शन बहुत जल्द, हम तो इस वक्त तैयार हैं, हम तो कहते हैं कि इलेक्शन की शेड्यूल कल आ जाए और इलेक्शन हो। वायद मैं समझता हूँ कि बहुत कम जमातें हैं, बहुत ही जो कहती हैं कि 90 दिन के अंदर या जल्द अज जल्द इलेक्शन होने चाहिए। बाकी अक्सर जमातें कह रही हैं जनवरी में हो, फरवरी में हो जाएंगे, डिलिमिटेशन हो जाए। उसके बाद देखिए, डिलिमिटेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर 30 नवंबर के बाद कोई अदालतों में चले जाते हैं, बाकी चीज़ें हो जाती हैं और ये चीज़ लंबी हो जाती है, तो हमें इस चीज़ के खदशात हैं, हमारे खदशात हैं। मे भी हम गलत हों, लेकिन ये चीज़ें तो हैं। आपको पता है इलेक्शन कब होना है? अफजाल साहब को पता है कि इलेक्शन कब होने? आज तक आपको ये सुनने में आ रहा है कि जनवरी के अंदर होंगे।
चलिए, जनवरी का तो सुनने में आ गया ना, पहले तो जनवरी की भी समझ नहीं आती थी। सियासतदान ही आप लोग टीवी पे बैठ के कहते थे कि 2024 में भी पता नहीं होगा कि नहीं होगा, और मैं अक्सर सवाल पूछती थी कि आप लोग 2025 कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए, ये पता चल गया कि 24 में जनवरी में हो जाएंगे, तारीख का ऐलान भी चले हो जाएगा। राना एहसान साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। कुंडी साहब की किसी बात पर अगर आप कॉमेंट करना चाहिए वो भी कर सकते हैं। दूसरा ये कि जो इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है, तो जनवरी के आखिर का कह दिया गया, अब तारीख भी जल्दी सामने आ जाएगी। तो बड़े मियाँ साहब की जानिब से आपके पार्टी रहनुमाओं को क्या हुक्म मिला है? दूसरी बात है कि आप लोगों की पार्टी का क्या इस पर अब एक मौकिफ है कि जो इलेक्शन है आप लोग भी यही चाहते हैं कि हो जाए जनवरी में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हम लोगों ने वो जब हम हुकूमत में थे पीडीएम की, तो उस वक्त सेंसस को हम लोगों ने नोटिफाई किया था। तो उस वक्त हमें ये पता था कि डीलिमिटेशन होनी है और उसके बाद 60 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन होने। तो हमें तो पहले दिन से ये अंदाज़ा है कि अगर ये 15 दिसंबर तक जब डीलिमिटेशन की डेट थी, तो उसके बाद विद इन 60 डेज इलेक्शन थे, तो वो फरवरी का मिड बनता था। और अब अगर जो है वो 30 नवंबर है और उसके बाद 60 डेज के अंदर होना है, तो वो एंड जनवरी फरवरी स्टार्ट बनता था। तो अगर इलेक्शन कमीशन ने इस चीज़ की तायद कर दी है कि जनवरी के एंड में इलेक्शन है, तो हम उसको वेलकम कहते हैं कि कम से कम एक जो कन्फ्यूजन का शिकार पूरी कौम थी और ये 90 दिन और इलेक्शन नहीं होने और पता नहीं कब होने, तो कम से कम एक आपको टाइम फ्रेम सामने आ गया, एक आपको स्केड्यूल का पता लग गया कि हम इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं और जनवरी एंड जो है वो इलेक्शंस का टाइम है। तो हम तो पहले दिन से इसी मौक़िफ़ के साथ जो है वो अपनी तैयारियां कर रहे थे। और आप देख रहे हैं कि हमारी पार्टी की तंजीमों की भी मीटिंग्स जो हैं वो जारी हैं। मुख्तलिफ सूबों के अंदर भी जो है वो तंजीम साजी और जो हमारी जमात है वो मुतहरक हो रही है और हम तो इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये स्केड्यूल जो है इसको हम वेलकम करते हैं। एक अभाम खत्म हुआ, कौम को पता चला कि इलेक्शंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो एक अच्छा मैं समझता हूँ कि ये जो बयानिया आया है ईसीपी का, उसको हम वेलकम करते हैं। ठीक है जी। कुंडी साहब, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। ये बिलावल साहब ने अचानक से जो गिले शिकवे शुरू कर दिए कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, अब ये जो जनवरी का कह दिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि इंतखाबात हो जाएंगे, जिसको आपने कहा कि बिलावल की बर्थडे पर उनको गिफ्ट दे दिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो अब ये लेवल प्लेइंग फील्ड के जो गिले शिकवे हैं ये अभी भी जारी रहेंगे उसी तरह, या इस पर अब हाथ हल्का रखा जाएगा? और ये बेसिकली शिकवा बिलावल साहब करते किससे हैं? देखिए डॉक्टर साहब, हमारी जब सीसी की और मुख्तलिफ सीनियर लीडरशिप की जब मीटिंग होती है, तो हमें सिंध के दोस्तों की तरफ से ये क्या क्या कंप्लेंट आई कि देखें, जब सिंध में निगरान हुकूमत आई तो उन्होंने सब चीज़ों पे पाबंदी लगा दी। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में निगरान हुकूमत है। सिंध में जो डेवलपमेंट स्कीम्स शुरू थी या ऑन गोइंग स्कीम्स थी या सैलाब ज़दगान के लिए घर बन रहे थे या जो चीज़ें भी थी, वो सब पाबंदी है। हालांकि बाकी सूबों में ऐसी चीज़ नहीं है। हम ये नहीं चाहते कि केपी में या पंजाब में चीज़ों पर पाबंदी आ जाए। हम ये कह रहे हैं कि जो सैलाब ज़दगान के लिए घर बन रहे थे या ऑन गोइंग जो स्कीम्स थी, उसको कम से कम जारी रहना चाहिए, जिस तरह बाकी सूबों में है। बाकी सूबों में तो पंजाब और केपी में तो ये है कि नई स्कीमें भी हो रही हैं और बहुत कुछ चीज़ें हो रही हैं। हम कहते हैं वो भी चलो ना हो, लेकिन जो ऑन गोइंग स्कीम्स हैं जिसके ऊपर आपने खामखा जो है वो बैन कर दिए और फंड्स नहीं दे रहे हैं, या सैलाब ज़दगान की जो चीज़ें हो रही थी उसको आपने बंद कर लिया, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दूसरा, मैं पंजाब के दोस्तों की तरफ से ये रिजर्वेशंस थी और गिले मिले कि पंजाब में तकरीबन ज़िलों में जो पोस्टिंग ट्रांसफर्स हो रही हैं, डीपीओज लग रहे हैं या डीसीज लग रहे हैं या बाकी इंतज़ामी मशीनरी आ रही है, वो पीएमएलएन के दोस्तों के ख्वाहिश के मुताबिक उनकी रिकमेंडेशंस पे लग रही हैं, जिसका हमें जो है इस पे जो है बड़े खदशात थे, जिस पे सीसी में दोबारा डिस्कस हुआ और हमने प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब को इसका इख्तियार दिया कि आप जाकर अपनी इत्यादी जमात से बात करें कि ये चीज़ें जो है इस पर हमें खदशात हैं और ये चीज़ें और भी बहुत से आते हैं। पुरी शाह साहब का भी वो जो क्लिप दिखाया है जो भी है, तो उस पर ये बहुत से खदशात हैं। हम मानते हैं कि देखें, इसमें फेडरल में चाहे वो चीमा साहब हैं या फवाद साहब हैं या तारड़ साहब हैं या जो भी हैं, हम अभी उम्मीद करते हैं कि वो ये नहीं करेंगे कि वो PMLN का जो है वो कंटिन्यूटी करेंगे, बल्कि वो एक निगरान वज़रा की तरह अपना किरदार अदा करेंगे, जिसपे मैं समझता हूँ कि गिले शिकवे नहीं आने चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ उससे कई चीज़ होगी। लेकिन ये जो रिजर्वेशन हमारी निगरान हुकूमत में तो कोई भी किसी के भी करीब नहीं हो सकता, किसी की भी किसी से दोस्ती भी हो सकती है, अच्छे ताल्लुकात भी हो सकते हैं। आपके हवाले से भी एक और सूबे की निगरान हुकूमत के हवाले से ये तासुर दिया जाता रहा था, तो तब आप लोगों का मौक़िफ़ और होता था। अगर कोई किसी के करीब भी है तो उससे उसके
काम पे कैसे असर आएगा, ये मुझे जरा समझा दीजिएगा। अपने काम में हो सकता है वो न्यूट्रल ही हो। हमारे ऊपर क्या तासुर आया था, अगर इसको थोड़ा किसी का भी किसी से ताल्लुक हो सकता है, कोई भी किसी के करीब हो सकता है। इस तरह की खबरें तो हर पार्टी के बारे में गर्दिश करती रहती हैं मुख्तलिफ शख्सियात को लेकर। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर कोई किसी के करीब भी है, किसी का जाती नौयत के किसी के साथ अच्छा ताल्लुक भी है, तो उसका काम से क्या लेना देना। अगर कोई कॉम्पिटेंट है, अपनी जगह पे अच्छा परफॉर्म करता है, तो किसी का भी किसी से ताल्लुक को क्या फर्क पड़ता है। देखिए मैंने ये बात नहीं की, ताल्लुक देखिए ताल्लुक जो होता है वो सबके सामने। आप लोग नाम ले लेके तनकीद कर रहे हैं ना, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाह रही हूँ। देखिए जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं ना, या जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है, वो अपने बड़े ही करीबी शख्स को अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाते हैं। ये तो आप मानते हैं कि नहीं मानते, कि इस पे कोई आपको दो राय है? ठीक है, फवाद साहब जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं माजी में मियाँ साहब के। उसके बाद चीमा साहब का ताल्लुक बड़ा करीबी रहा है मियाँ साहबान के साथ। मतलब देखिए, तो इस पे, लेकिन हम उस पर ये एतराज़ नहीं कर रहे कि वो कोई पॉलिटिकल इस वक्त इंजीनियरिंग कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। हम तो कहते हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि और अगर जरदारी साहब का कोई करीबी होता और वो इस तरह होता तो फिर उस पे नून लीग तनकीद कर सकती थी। बिल्कुल, आप लोग का यही मौक़िफ़ होता था। बिल्कुल, देखिए तनकीद करने का जमहूरी है। क्या बताएं कि ये इनके साथ पार्टी में या जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे, ये इनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहा है, ये उनके कैबिनेट में रहा है, ये इनके बड़े करीब है। बिल्कुल आप इतराज़ कर सकते हैं। चलिए इसमें मेरे ख्याल से राना एहसान साहब से मौक़िफ़ ले लेते हैं। कुंडी साहब, पंजाब में भी हमारे दोस्तों की रिजर्वेशन काफ़ी ज़्यादा है पंजाब की हुकूमत के हवाले से, कि वहाँ पर ज़्यादा ट्रांसफ़र पोस्टिंग, जो मैंने पहले भी कहा है कि वो PMLN के जो है वो दोस्तों के रिकमेंडेशंस पे हो रही हैं। तो ये चीज़ें सारी हैं, तो ये चीज़ें तो हमने कहा, और हमने इस चीज़ को कहते हैं कि तासुर नहीं होना चाहिए, तासुर दूर होना चाहिए। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। ठीक है, राना एहसान साहब, मेरे ख्याल से मुझे कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो ये जिन ब्यूरोक्रेट्स की बात कर रहे हैं, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी उस वक्त भी ये किसी ना किसी पोस्ट पे सर्व कर रहे थे। फैक्ट ये है कि ये हमारे पार्टी के मेंबर नहीं है और आज तक इन्होंने हमारी पार्टी की एक मीटिंग भी अटेंड नहीं की। अब इनको अगर ये इशू है कि ये हमारे कोई क्लोज हैं, जो कि ऐसा नहीं है, ये अपराइट ऑफिसर्स हैं, और इनको ये ज़रूर क्रेडिट जाता है कि जब PTI का दौर था तो इनको जो है प्रेशराइज किया गया, इनके साथ ज्यादती की गई और इनको वादा माफ गवाह बनाने के लिए भरपूर कोशिश की गई, तो इन्होंने रिफ्यूज कर दिया। तो ये तो इनके क्रेडिट में जाता है कि ये अपराइट ऑफिसर्स रहे। अब जिस तरह प्राइवेटाइजेशन का अगर कोई वजीर है तो वो इलेक्शंस पे किस तरीके से असरअंदाज हो सकता है, तो वो क्या कर सकता है प्राइवेटाइजेशन का वजीर के वो इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर असरअंदाज हो या DCACs के ऊपर असरअंदाज हो। वो बिल्कुल एक डिफरेंट जॉब है, डिफरेंट नौयत के वो काम पे लगे हुए हैं। लेकिन अगर इनका एतराज है तो ये बिल्कुल कोर्ट में जाएं या ECP का दरवाजा खटखटाएं, और अगर इस पे कोई एक्शन होता है तो हमें कोई उसके ऊपर एतराज नहीं होगा। लेकिन ये जो हक है कि काबीना में कौन बैठे कौन ना बैठे, वो करंट जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो चीफ मिनिस्टर हैं सूबाई, उनका है, वो इसके ऊपर फैसला करेंगे। हमारा इससे डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है। अगर उनको लगा कि ये कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स हैं, कॉम्पिटेंट वजीर बन सकते हैं, कैबिनेट के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो उन्होंने ये फैसला कर लिया। हमारी जमात के वो मेंबर नहीं है। जहां तक बात ये है कि फंड कहीं लग रहे हैं नहीं लग रहे, तो उसमें भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। इस चीज़ को मैं डिनाई करूंगा कि यहाँ जो अफसर लग रहे हैं DCACs, वो हमारे कहने पे लग रहे हैं, ऐसा नहीं है। इलेक्शन कमीशन का बैन है पोस्टिंग ट्रांसफर्स के ऊपर, और जो भी पोस्टिंग ट्रांसफर्स अभी हो रही हैं, इलेक्शन कमीशन मेरे ख्याल से इजाज़त देता है तो वो होती हैं, या उसकी इजाज़त से होती हैं। तो ये तासुर जो है ये गलत है कि ये हमारे कंट्रोल में चीज़ें, ऐसा नहीं है। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा राना साहब, इससे पहले मैं कुंडी साहब की तरफ जाऊँ, ज़रा ये भी बता दीजिएगा कि शहबाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा जो अचानक लंदन रवाना हुए हैं, तो क्या इसके पीछे अहम वजूहात हैं? कोई आपकी पार्टी की कोई स्ट्रैटेजी, हिकमत अमली, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई खबर शेयर कर दें आप। देखिए, इसको सनसनी बनाया जा रहा है कि जो मियाँ साहब ने बयान दिए हालिया तौर पे जनरल फैज़ और जनरल बाजवा के हवाले से और साकिब निसार और कुछ जुडिशरी के हवाले से, कि ये कोई पैगाम लेके शहबाज साहब वहाँ लंदन गए हैं, ऐसा कतई तौर पे कुछ नहीं है। ये बेहतर समझा कायद ने
कि जो उनकी वापसी है, इलेक्शन का बयानिया है और दीगर मामलात इलेक्शन के हवाले से जो हैं, उसके अंदर जो 4-5 मीटिंग्स अभी आगे रोज हो रही हैं और अगले 1-2 दिनों में भी होंगे, उनके अंदर वो फिजिकली प्रेजेंट हो, तो उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया फौरी तौर पे और शहबाज साहब जो हैं वो वापस चले गए। इससे अलावा ये और कोई भी बात नहीं है। फिजिकल प्रेजेंस उन्होंने समझा कि जरूरी लाजमी वो इंश्योर करें, तो वो उधर चले गए। ठीक है जी। कुंडी साहब, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। कुंडी साहब, कुछ महीने पहले आप मेरे प्रोग्राम में थे और आपने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा था कि अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी ही होंगे। आज भी आपको लगता है कि ऐसा ही होगा? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना होमवर्क कंप्लीट किया, बाकी जमातें भी अपना होमवर्क कर रही होंगी। और जिस तरह हमने तो कह दिया है कि हमारे अगले वज़ीर आज़म जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे। राना साहब की जमात के अभी तक मुझे नहीं पता कि कौन कैंडिडेट होंगे, क्योंकि अभी तक मेरे ख्याल में इनके वज़ीर आज़म का नाम नहीं है। खैर, इनका पार्टी का इंटरनल मसला है, लेकिन हमने होमवर्क कंप्लीट किया हुआ है। हम अपने जो है वो दूसरा जरा ये भी बता दें कि ये उड़ती उड़ती खबरें पहुंच रही हैं। कुंडी साहब, आप पार्टी में बड़े सीनियर हैं, बड़े करीब हैं अपनी सीनियर लीडरशिप के। ये जो उड़ती उड़ती खबरें गर्दिश कर रही कि जरदारी साहब और बिलावल साहब ये भी कहीं पे कुछ मामलात पे एक पेज पर नहीं हैं, ये खबरें सही हैं? आप इनकी तस्दीक करते हैं, तरदीद करते हैं? नहीं, मैं इसकी कोई भी जो है वो उसकी बिल्कुल तस्दीक तो कोई तस्दीक नहीं है। पॉइंट ऑफ व्यू हर किसी का होता है और सीसी ना तस्दीक करते हैं ना तरदीद करते हैं आप? नहीं, मैं तरदीद करता हूँ। मैं कहता हूँ कोई इख्तलाफात नहीं है। ठीक है, आप तरदीद करते हैं। ठीक है, हमारे पार्टी में सीसी में बहुत से लोग बहुत मुख्तलिफ राय होती हैं। पार्टी के साथ एग्री भी करते हैं, पार्टी के साथ डिसएग्री भी करते हैं। हम एक दूसरे को कायल करते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। लिहाजा ये चीज़ें जो है, और मैंने आपको पहले जैसे कहा कि हमने अपना होमवर्क कंप्लीट किया है। हम अपनी परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर हम इंशाल्लाह ताला इलेक्शन के बाद अपने इत्तेहादी जमातों के साथ भी बैठेंगे कि हमारे मेंबर्स आप सबसे ज़्यादा हैं, लिहाजा हमारा जमहूरी हक बनता है कि हम अपने पार्टी के चेयरमैन को जो है वो वज़ीर आज़म बनाएं। इस तरह बाकी जमातों का भी हक बनता है कि उनके नंबर ज़्यादा आते हैं तो उनके जमहूरी हक है कि वो अपने पार्टी के जो भी होंगे उनको वज़ीर आज़म बनाए, जो भी इकोनॉमी होगा। ठीक है जी। राना एहसान साहब, लास्ट 30 सेकंड्स हैं, तो 21 अक्टूबर की जो तारीख बताई गई कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, कुछ लोगों का ये कहना है कि शायद ये तारीख जो है ये आगे चली जाए या उनकी वापसी मौखिर हो जाए। आपको क्या लगता है कि बल्कि आपके पास तो खबर होगी कि वाकई 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं मियाँ साहब? देखिए, हम तो भरपूर उनके वेलकम की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। हमें हदायत मिल गई है कि 21 अक्टूबर को जो है मियाँ साहब यकीनन वापस आएंगे। तो इसके अलावा तो हमारे पास और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और मैं नहीं समझता कि इसमें तब्दीली आनी भी चाहिए। अब ये डेट अनाउंस हो गई है तो इंशाल्लाह ताला मियाँ साहब उनको आ जाना चाहिए, आप ये कहते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। कुंडी साहब और राना एहसान साहब, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़िर की ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद मैं बात करूंगी रिवायती हरीफ भारत की। वेलकम बैक नाजरीन। नाम निहाद जमहूरियत के अलमबरदार भारत एक तरफ अमन और जमहूरियत का भाषण देते नहीं थकता और खुद अपनी इंतहा पसंद RSS की सोच से दुनिया का अमन खराब करने के दर पे है। भारत तो भारत, कनाडा जैसे पुरअमन मुल्क में भी भारत ने अपनी इंतहा पसंदी से उनका अमन तबाह कर दिया है। गुज़िश्ता दिनों खालिस्तान तहरीक के सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल के बाद कनाडा में भारत से अलहदगी की हामी खालिस्तान तहरीक के एक और रहनुमा को आज कत्ल कर दिया गया है। सिख रहनुमा दोल सिंह को कनाडा के एक शहर में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल किया और 3 रोज़ पहले कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने अपने बयान में कहा था कि कनाडा में कत्ल होने वाले सिख रहनुमा हरदीप सिंह के जो कत्ल है उसमें भारत की जो एजेंसी है रॉ उसके मुलव्विस होने के बाकायदा नाकाबिले तरदीद शवाहिद मिले हैं। अब इस बयान के फौरी बाद कनाडा ने भारतीय एजेंसी रॉ के सरबराह को मुल्क बदर कर दिया था। अच्छा, भारत आखिर चाहता क्या है? भारत आलमी अमन के लिए खतरा आखिर क्यों बनता जा रहा है? इस पे बात करने के लिए मेरे साथ बहुत अच्छा पैनल मौजूद है। किसी तारीख तीनों मेहमानों का मैं तारुफ करवा दूं। सैयद मोहम्मद अली साहब माहिर हैं जी कौमी सलामती अमूर के, बहुत शुक्रिया आपका सर ज्वाइन करने के लिए। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया सर तशरीफ लाने के लिए।
आप सबकी इजाज़त से मैं ब्रिगेडियर गजनफर साहब से शुरू करना चाहूँगी। ब्रिगेडियर साहब, सबसे बड़ी जो जमहूरियत का एक लिबादा ओढ़े भारत दुनिया के सामने बाकायदा एक्सपोज हो गया, बेनकाब हो गया। पहले पाकिस्तान दुनिया को बताता रहा, बारहा बताता रहा कि भारत जो है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है, भारत दहशतगर्दी टेररिज्म को फैलाता है, खित्ते के अमन को तबाह करता है। अब तो ब्रिगेडियर साहब कनाडा से भी गवाही आ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में बात यह है फिजा कि जब हम बात करते थे उन हक़ाइक़ के ऊपर जो भारत की अपनी तारीख़ हैं और भारत की अपनी तारीख़ से रिलेटेड है 1947 के बाद से लेके आज तक, जिस वक्त तक पाकिस्तान और भारत आज़ाद हुए थे, तो वो समझते थे कि हम शायद कोई पाकिस्तानी वर्जन के तौर पे भारत को बदनाम करना चाहते हैं। हम चीज़ों को बताते थे कि 1947 अक्टूबर में पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो जम्मू एंड कश्मीर में ये भारत की जो महाराजा की फोर्सेस थी और भारत इंडियन आर्मी जो थी, इसने कोई 10 ट्रकों में कश्मीरियों को बिठाया, उनको कहा कि जी हम आपको पाकिस्तान छोड़ के आते हैं, और वहाँ पे उनको ले जाके जम्मू से आगे ले जाके जम्मू और किश्तवाड़ के दरमियान जो रोड है उस जंगल के ऊपर उन तमाम लोगों को मार दिया, उनकी बॉडीज जो है वो जंगलों में फेंक दी। ये एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है जो कोर्ट हुआ है बुक्स, वहाँ से शुरू कीजिएगा। और भारत के अंदर जो हिंदू मुस्लिम फसादात हुए हैं, भागलपुर से लेके कलकत्ता से लेके नीली से लेके दिल्ली से लेके नीचे जो अपना तमाम इलाकों तक, उनमें कुछ ऐसे फसादात हैं जिसमें बॉम्बे में, दिल्ली में और कलकत्ता में जो नहर बहती है ना, उसके अंदर उस पानी का रंग सुर्ख हो गया था, इतने मुसलमानों को मारा था। उससे आगे कुछ आए गुजरात, ये जो गुजरात का कसाई है नरेंद्र मोदी, जो बुनियादी तौर पे हिटलर और मेसलिनी का एक प्रोडक्ट है, उसका दिमाग जो है वो खून और अकलियतों को मारने के अलावा कुछ सोच नहीं सकता। उसके साथ एक और निहायत ही दरिंदा किस्म का और एक गिरा हुआ किस्म का इंसान बैठा है जिसका नाम है अजीत कुमार डेविल। तो ये डेविल और मूजी का जो कॉम्बिनेशन है, जिसको अमित शाह सपोर्ट करता है, उन्होंने सिलेक्शन को जीतने के लिए एक कॉल रिकॉर्ड की गई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसे लोग मारो जिससे हम इलेक्शन जीत जाएं और तुम इंडियन आर्मी के लोगों को मारो। तो इन्होंने पुलवामा में 30 लोग ठोक दिए सीआरपीएफ के। और फिर गवर्नर कश्मीर ने कहा कि जब मैंने कहा कि इस पर बात करें, नरेंद्र मोदी ने कहा नहीं, इसको हम इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। तो यही चीजें हम कोट करते रहे। जो कुछ पुलवामा में हुआ, वहाँ बच्चों ने एक तराना बनवाया कि ये जी बाहर से कोई नहीं आया, ये इंडिया के अंदर से। फिर आप नीचे आ जाए सिखों पर, जब गोल्डन टेम्पल पे हमला हुआ और वहां लोगों को, चलो एक ऑपरेशन हुआ, उसमें हजारों लोगों को मार दिया। उसके बाद जनरल सुंदर जी था उस ऑपरेशन का इंचार्ज, उसका एक डायरेक्टिव मौजूद है जो उसने अपनी फील्ड फॉर्मेशंस को दिया। उसने कहा कि जी कोई सिख कृपान लेके भी अगर फिरता है ना, उसको टैंक के गोले के आगे रखो और उड़ा दो। और उसके बाद पता है आपने कि वहां पे इंदिरा गांधी ठोक दी इन्होंने। जब इंदिरा गांधी को मारा गया तो दिल्ली के बाहर आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा, 3 ट्रेनें 4 ट्रेनें दिल्ली के स्टेशन पे रोकी गई, वहां से सिखों को निकाला गया और उन सिखों को बेदर्दी से मारा गया। दिल्ली के अंदर हाउस टू हाउस सर्च में सिखों को मारा गया। उसके बाद इसके ऊपर कदगन ये लगाई गई कि सिखों के इस मैसेकर के ऊपर इंडियन असेंबली में, कांग्रेस के अंदर कोई डिस्कशन नहीं होगी। इसकी एक डिस्कशन सिर्फ 2 साल पहले हुई जब वो टाइम बार गुजर गया था जिसके ऊपर इसको इम्पोज की, तो उस एमपी को उन्होंने निकाल दिया। तो ये भारत के अंदर अब ये चीजें हैं। इस वक्त जो कत्ल हुआ है कनाडा में, अब भारत ने एक लीड ली। आप इनकी ट्रेनिंग में मुसैद शामिल है। मुसैद का एक विंग है जिसको कहते हैं मटसैडा। मटसैडा जो है वो ट्रेन करता है अपने लोगों को किलिंग में, मैसेकर्स में और बीहेडिंग में। और वो मटसैडा जो है वो उसको इंडिया ने बुलाया था। जम्मू एंड कश्मीर में जितनी काउंटर टेररिज्म फोर्सेज उनको उसकी ट्रेनिंग मटसैडा ने की है। और इनका जो बड़ा क्लोज लिंकेजेस चल रहा है मुसैद के साथ, और मुसैद इसको उसके साथ साथ इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है। अब ये जो किलिंग हुई है ये सिर्फ रॉ की किलिंग नहीं है। और रॉ की किलिंग आप इसलिए कह सकते हैं कि अजीत कुमार डेविल की एक स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है जिसमें उसने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशत ग्रुप लड़ रहे हैं वो किसी तरह रिलीजियसली मोटिवेटेड नहीं है, वो मर्सिनरीज हैं। हम मर्सिनरीज को पैसा देंगे, पाकिस्तान के अंदर बम ब्लास्ट कराएंगे, पाकिस्तान के अंदर हम सुसाइड बॉम्बिंग कराएं। यानी मतलब ये कि अजीत कुमार डेविल ये एक्सेप्ट कर रहा है कि हम मर्सिनरीज को पैसा देके दूसरे मुल्कों के अंदर बर्बादी करेंगे।
यही चीज आपको नजर आती है कनाडा के अंदर। अब कनाडा के अंदर जो नरजन सिंह का कत्ल हुआ है, वो क्या कर रहा था? वो टेंपल के बाहर खड़ा हुआ था। वो बुनियादी तौर पे इंडिया से, जलंधर से गया था एक लेबर के तौर पे। वहां पर उसने जब देखा कि सिखों के साथ ज्यादती हो रही है, उसने अपनी खालसा तंजीम बना ली। वो सिर्फ खालिस्तान के लिए लॉबिंग कर रहे थे और खालिस्तान के लिए रेफरेंडम कर रहे थे, वो किसी किस्म की दहशत गर्दी में इन्वॉल्व नहीं थे। कनाडा का कानून इस बात की इजाजत देता है कि आप अगर किसी चीज के लिए आवाज, यानी कनाडा में अगर क्यूबेक एक जगह है ना, वहां पे एक फ्रेंच ज्यादा रहते हैं, अगर वहां पे लोग ये आवाज उठाएं कि जी हम फ्रांस के साथ रहना चाहते हैं, तो कनाडा को उनको मुकदमा नहीं चला सकता, क्योंकि उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंश्राइन है। तो इसी तरह वो खालिस्तान के लिए ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपकी इजाजत से मैं दूसरे मेहमानों को शामिल गुफ्तगू कर लूँ, फिर मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। ब्रिगेडियर गजनफर, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। ठीक है जी, ठीक है। ब्रिगेडियर वकार आपकी तरफ आती हूँ, फिर मोहम्मद अली साहब आपकी तरफ आऊँगी। ब्रिगेडियर वकार, क्या समझ आती है आपको कि एक बंदा कत्ल होता है वहाँ पे, रहनुमा, उस सिख रहनुमा, उसके बाद फिर मुल्क बदर कर दिया जाता है उसको, और फिर कैनेडियन वज़ीर आज़म बताते हैं कि हमारे पास शवाहिद है, हमारी एजेंसीज ने बताया कि ताने बाने कहाँ से मिलते हैं, रॉ से मिलते हैं। फिर उसके बाद एक और रहनुमा कत्ल हो जाता है, यानी फिर पूरा नेटवर्क है वहाँ पे। इंडिया पैगाम क्या देना चाहता है? उल्टा चोर कतवाल को डांटे कि इंडिया इस बात पे शर्मिंदगी का मुजाहरा करता, शर्मिंदा होता कि क्या किया जा रहा है, पूरी दुनिया में टेररिज्म ये फैलाता फिर रहा है। पाकिस्तान दोबारा इनको हाईलाइट करता रहा कि ये लोग टेररिज्म फैलाते हैं। अभी कनाडा से भी सबूत सामने आ गए, तो उल्टा चोर कतवाल को डांटे, उल्टा चढ़ाई शुरू कर दी कनाडा पर इंडिया की जानिब से। आई थिंक इसके अंदर 3-4 चीज़ें हैं। एक तो एक एंटाइटलमेंट है, दे फील के दे आर एंटाइटल्ड टू डू इट, और उसकी वजूहात भी हैं कि जब से मोदी साहब आए हैं 2014 से एक एंटी मुस्लिम, एंटी माइनॉरिटीज एजेंडा रहा विद इन इंडिया। जो कुछ होता रहा इसको मीडिया ने भी रिपोर्ट किया, इसमें अरुंधति रॉय के स्टेटमेंट्स हैं, इसके अंदर इंडियन लिबरल मीडिया ने भी शोर मचाया। इसको somehow they've been able to suppress and they got away with it because उसके अंदर इंटरनेशनल कम्युनिटी, स्पेशली आई वुड से कि वेस्ट की हिपोक्रेसी है कि उनके सामने सारा कुछ हो रहा है, बट सिंस दे हैव कमर्शियल इंटरेस्ट हैं, बिजनेस इंटरेस्ट हैं, इंडिया को एज एन एशिया पिवट जो है वो प्रोजेक्ट किया जाता है। सो आई थिंक इस वजह से ये कॉम्प्रोमाइज़ रहा है। अभी ये फर्स्ट टाइम हुआ है, मे बी किलिंग जो अगर आप देखें तो पिछले आई थिंक ये ऑलमोस्ट 12 हो चुकी हैं जो बायर असैसिनेशन हुई। नाउ सिंस अ कैनेडियन नेशनल हैज़ बीन किल्ड ऑन कैनेडियन सॉइल, और अगर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर फ्लोर ऑफ द हाउस पे जाके बात करता है तो ये कोई मजाक नहीं है, दे हैव द प्रूफ। एंड नाउ द वेस्ट हैव स्टार्टेड फीलिंग कि यार दे आर आउट ऑफ कंट्रोल, और अगर इसको रोका नहीं जाता देन दे स्टार्ट टारगेटिंग एनीबॉडी। यूके में जिस तरह खंडा का मर्डर हुआ और उस पर लेट्स से यूके की गवर्नमेंट खामोश रही। सो आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम फिर वेस्ट ने बोलना शुरू किया। अभी 5 आइज़ का जो ग्रुप है जिसमें कनाडा, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है, इन्होंने भी आई थिंक आवाज़ उठाई है उस पर। तो ये फर्स्ट टाइम इस तरह मणिपुर के फसादात पे पहली दफ़ा यूरोपियन पार्लियामेंट में ये बातचीत हुई है। सो देयर इज़ अ रियलाइजेशन कि नाउ इंडिया हैज़ टू बी स्टॉप्ड, और जो पाकिस्तान बात करता था आई थिंक दैट इज़ नाउ कन्वर्जिंग। अभी आ जाते हैं कि इसके अंदर हाउ द इंडियन स्टेट इज़ इन्वॉल्व इन स्टेट टेररिज्म। अगर कनाडा में एक शख्स मर्डर होता है, इज़ अ कैनेडियन सिटीजन, और उसमें उनकी एम्बेसी शामिल है, इसका मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर शामिल है, उसके अंदर जयशंकर शामिल है, उसके अंदर NSA के डेथ स्क्वाड्स हैं जो रिसर्च एनालिसिस विंग के वहाँ पे फिर रहे हैं। इट मीन्स के NSA का ऑफिस इन्वॉल्व है। अगर ये दोनों इन्वॉल्व है, इसका मतलब मोदी की आशीर्वाद के साथ हो रहा है। आपने कहा रोकेगा इनको, रोकेगा कौन इनको? जी आई थिंक नाउ देयर इज इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर चल रहा है। मोदी के सामने से 2024 के इलेक्शन है, आई थिंक मिड जून या जुलाई में होने हैं, एंड दे आर लुकिंग एट 2/3 मेजॉरिटी। उसका एक ही फार्मूला है, विद इन इंडिया मुसलमानों को करो, हिंदू मुस्लिम, और आउटसाइड पाकिस्तान और ISI को ब्लेम, झूठे प्रोपेगेंडे करे, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करे। तो बेसिकली उसी की तैयारी है। अभी जो ब्लो बैक आ रहा है ये आई थिंक जो आप बात करें कि रुकेगा कैसे, आई डोंट थिंक सो कि ये पूरी तरह स्टॉप होगा, लेकिन इसके अंदर एक चेक लग सकता है। विद इन इंडिया बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं। अगर आप साउथ इंडिया से देखें, अगर इंडिया के 3 कॉर्नर्स देखें, नॉर्थ ईस्ट में ऑलरेडी आपने देखा मणिपुर से एक ब्लो बैक है, वहाँ मोर्चा बांधे लोग, ऐसे लग रहा है कि इंडियन स्टेट की रेट है ही नहीं है वहाँ। लोग कह रहे हैं अफगानिस्तान से बुरे हालात है। नॉर्थ वेस्ट में चले जाएं, ऑक्युपाइड कश्मीर में रेजिस्टेंस है, खालिस्तान का आपके सामने है। साउथ में आप चले जाएं तो वहाँ पे MK स्टालिन का जो बेटा है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर का, उससे बड़ा क्लियर लिखा है जी कि जो आपका सनातन धर्म का ड्रामा है, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। आप डिवाइड करें, इंडिया को तबाह करते, वी आर नॉट। तो इंडिया की एक अलायंस भी बनी है। सो एक इंटरनल प्रेशर है, नाउ देयर इज प्रेशर कमिंग फ्रॉम आई थिंक वेस्ट, जो बड़ा जस्टिफाइड है, और इसके ऊपर अभी चीज़ें आगे जानी है। बिकॉज भारत ने जो एरोगेंस शो की है कि इसको हरदीप सिंह नज्जर को मारा, उसके बाद ये सुखदेवल सिंह की असैसिनेशन होगी, देन खंडा का जो मर्डर है यूके के अंदर, सो वो प्रॉब्ली दे आर स्टेपिंग अप। एक और अफसोसनाक चीज़ ये है कि जो गोदी मीडिया और सोशल मीडिया का किरदार है कि दे आर सेलिब्रेटिंग। आज अगर आप सोशल मीडिया देखें, सबसे बड़ा ट्रेंड है जो है खालिस्तान के अगेंस्ट, इट इज़ सुखदेवल सिंह का मर्डर है,
और उसके अंदर वो कह रहे हैं हमने ठोक दिया। फिर इनके एंकर्स लाइक ये गौरव आर्य, को मैं बिल्कुल क्रेडिट नहीं देता, इज आई वुड से कि थर्ड रेट जर्नलिस्ट है, फौजी का टर्न जर्नलिस्ट। वो जो है ओपनली थ्रेटन करता है सिख एक्टिविस्ट को, अभी जस्टिस ट्रूडो को थ्रेटन किया, हम आपको देख लेंगे कि आप अगला इलेक्शन किस तरह जीते। ये तो वही बात होगी ना, जैसे अभिनंदन यहाँ पे किस तरह गिरा था अपने तैयारी समेत, और हमने जज्बा खैर सगाली के तहत उसको छोड़ा था और वहाँ जाकर उसको मेडल पहना दिए गए। जी वो आप देखें, मतलब दिस इज आई थिंक पोस्ट ट्रुथ इरा में ये जो भक्त हैं इसके मोदी के इतने साइकी को देखें जरा, नफ्सियात देखें। जी हाँ, तो बिकॉज दैट इट वर्क्स इन इंडिया, स्पेशली जो काउ बेल्ट है इनकी, जो सेंट्रल स्टेट्स हैं आई थिंक जहाँ पे हिंदू डोमिनेशन है, वहाँ पे ये काम आई थिंक ये इनका फार्मूला चलता है, एंड मे बी दे गेट सीट्स और वोट, लेकिन देयर विल बी पुश बैक फ्रॉम आउटसाइड एंड फ्रॉम इनसाइड। ठीक है जी। मोहम्मद अली साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपने ब्रिगेडियर वकार, ब्रिगेडियर गजनफर दोनों को सुना, तो मोहम्मद अली साहब क्या समझ आती है? एक्सपोज तो इंडिया को हम काफ़ी देर से कर रहे हैं, पाकिस्तान तो बता रहा है कि इंडिया की करतूत क्या है, असल चेहरा क्या है। अब ये कनाडा से भी गवाही आ गई, तो जो अक़वाम मुत्तहिदा आलमी तंजीमें हैं उनको भारत की जो असलियत है, ये मकरू चेहरा नज़र आएगा, या सिर्फ ये अभी तहकीकात की बात की ट्रूडो साहब ने कि हमारे पास सबूत हैं, शवाहिद हैं, आगे देख इसमें से कुछ निकलेगा भी? जी मैं पुरुमीद हूँ कि मैं समझता हूँ ये बात अब आगे बढ़ेगी और दूर तक जाएगी, लेकिन सबसे पहले तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ बानियान पाकिस्तान को, अल्लामा इकबाल को और कायद आज़म को, कि उन्होंने जो इंतहा पसंद हिंदू सोच थी उसके स्ट्रेटिजिक कल्चर को आज से तकरीबन समझ लें कि 90 साल पहले भांप लिया था, और उन्होंने पाकिस्तान के जरिए हमें इस उनकी बालादस्ती, जुल्म सतम से आज़ादी दिला दी पाकिस्तान के जरिए। तो मैं जितना ज़्यादा वक्त गुजरता जाता है पाकिस्तान के नज़रिए और पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान की अहमियत का, उतना ज़्यादा मुतरिफ होता जाता हूँ। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि जो भारत का की जो स्ट्रेटेजिक एलीट है, उसका जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है, वो पाकिस्तान जो भारत के अंदर जो दूसरी माइनॉरिटीज़ हैं वो उसका निशाना बनती रही हैं, हमारे कश्मीरी भाई बनते रहे हैं, हम पे उन्होंने कई दफ़ा जंग मुसल्लत की, मशरक़ी पाकिस्तान में भी उन्होंने दहशतगर्दी फैलाई, तामिल टाइगर्स को भी उन्होंने सपोर्ट किया, नेपाल में भी उन्होंने दहशतगर्दी फैलाई, अफगानिस्तान में BLA और TTP को वो अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो बात दरअसल ये है कि बहुत जल्दी भारत को ये गलतफहमी हुई कि जो तर्ज अमल उसका माइनॉरिटीज़ के हवाले से अपने मुल्क और इस खित्ते में है, वो अब वो आलमी सतह पे भी बरत सकता है। और उसका सबूत ये है कि हाल ही में बरतानिया में भी कुछ उन्होंने टारगेटेड किलिंग की हैं, और अब हमें खबरें आ रही हैं कि कई टारगेटेड किलिंग्स जो हैं उसका सिलसिला कनाडा के अंदर भी जारी है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें दो बातें खुशाइन हैं। पहली बात तो ये कि ना सिर्फ नजरिए पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान की सफारतकारी और भारत के हवाले से जो आलमी बयानिया है वो विंडिकेट और सही साबित हुआ है। लेकिन अब देखें, जो बात कनाडा की सियासी क़यादत कह रही है वो वही उन्हीं तजुर्बात और मुशाहिदात की तर्जुमानी है जो पाकिस्तान 75 साल से करता आया है। तो अब मैं समझता हूँ कि अब होगा क्या, 4-5 डोमेन्स में मैं संजीदा डेवलपमेंट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जिस पर ब्रिगेडियर वकार ने भी अभी इशारा किया। I5 जो है वो दुनिया का, आप समझे कि मगरबी दुनिया का एक इंटेलिजेंस का बहुत क्लोज एक नेटवर्क है, और उनमें इंटेलिजेंस शेयरिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी आप देखें, जो दोनों सफारतकारों को कनाडा और भारत ने मुल्क बदर किया है, वो बुनियादी तौर पे एक उनका काम इंटेलिजेंस कोऑपरेशन था, और वो स्टेशन चीफ्स थे दोनों ममालिक में। और तो इसका मतलब है कि इंटेलिजेंस की डोमेन में ताल्लुकात ऑलरेडी डाउनग्रेड हो गए हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेज होगी वो ये है कि मैं समझता हूँ कि दिफाई ताउन को भी रिव्यू किया जाएगा, साथ में कानूनी सतह पे बैनुल-अक़वामी क़वानीन की ये बहुत सरी खिलाफ वर्जी है कि आप एक दूसरे मुल्क के सिटीजन को टारगेट किलिंग करके अपने स्टेट एजेंट्स और स्टेट ऑफिशियल्स को डिप्लॉय करें उनकी असैसिनेशन के लिए। ये बहुत बड़ा यानी कि देखें, जो जंग के भी कवानीन होते हैं ना, जिनमें जेनेवा कन्वेंशन और दूसरे कवानीन, उससे भी ज़्यादा ये ज़्यादा सीरियस अटैक है एक दूसरे मुल्क की सॉवरेंटी पे। तो मैं समझता हूँ कि UN सिक्योरिटी काउंसिल में भी ये बात जा सकती है, UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल जेनेवा में भी उठाया जाएगा। मैं समझता हूँ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का भी रास्ता देखा जा सकता है। तो कानूनी एतबार से भी और इंफॉर्मेशन डोमेन में और डिप्लोमेटिक डोमेन में मैं समझता हूँ कि भारत की असलियत
अब चूंकि मगरबी ताकतें भी भाग चुकी हैं तो वो इसको अपने ताल्लुकात को, अपने ताउन को और भारत के हवाले से जो तस्वीराती तवक्कुआत थी चाइना के हवाले से उनको भी रिव्यू करेंगी और ज़्यादा हकीकत पसंदाना अंदाज में भारत से अब मगरिब की जो सोच और एक्सपेक्टेशन है उसमें एक मेजर आप रिव्यू देखेंगे। ठीक है जी, ठीक है जी। ब्रिगेडियर गजनफर, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। ब्रिगेडियर साहब, आगे जाके कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी कर सकता है भारत, क्योंकि भारत को एडवेंचर करने का शौक है और जब भी इलेक्शन सर पे आते हैं तो बीजेपी की गवर्नमेंट को हमने देखा है कि उनका बस एक ही टारगेट होता है कि जिसमें अभी ब्रिगेडियर वकार ने भी कहा कि विद इन इंडिया वहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म बढ़ जाता है, कश्मीर में जुल्म बढ़ जाता है और फिर पाकिस्तान की जानिब ये मैली आंख से देखने की कोशिश करना शुरू करते हैं। वो अलग बात है कि इनकी आंखें हम निकाल के बाहर फेंक देते हैं, एडवेंचर इनको करने नहीं देते। बात यह है कि मैंने आपको कहा ना, आप इंडियन तारीख उठा के देख लें, अपने एंगल से इंडिया खुद पढ़ ले। वहाँ पे अगर आप मैसेकर्स की लिस्ट निकालेंगी और आप वहाँ पे राइट्स की लिस्ट निकालेंगी तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द इलेक्शन, चाहे नेहरू का ज़माना था, कांग्रेस का ज़माना था या अपना बीजेपी का ज़माना था या कोई और था, वहाँ पे वो ये चीज़ रुकी नहीं है जो हिंदू मुस्लिम फसादात के हिसाब से है। अब इसमें तुर्रा तमाशा अब ये है कि वहाँ पे बीजेपी की और आरएसएस की हुकूमत है। आरएसएस के पूरे अपना इंडिया में कोई 30,000 के करीब शाखास हैं, जहां वो जिन बच्चों को ट्रेन करते हैं वहाँ उनको कोई रिलीजियस ट्रेनिंग नहीं देते, उनको ये तमाम की तमाम जो दहशतगर्दी की ट्रेनिंग होती है और जिसका सेंटर जो होता है वो पाकिस्तान होता है। और जब वो ओथ लेते हैं आप सुनेंगी तो हैरान रह जाएंगी कि क्या दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा ओथ दिया जाता है जो पाकिस्तान के हवाले से कहते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह अगर मैं पाकिस्तान के 5 टुकड़े ना कर दूं तो मैं आरएसएस का परिचक नहीं हूँ। ये उनकी जहन में ये बिठा है। अब वो पार्टी है, वो पावर में है और आपने देखा है कि उन्होंने जैसे ओसामा बिन लादेन के खिलाफ ऑपरेशन हुआ था तो आपने देखा था कि एक नीचे वाले ऊपर ऑप्स रूम में बराक ओबामा बैठा है, उनके साथ जो है वो हेनरी क्लिंटन बैठी थी, दोनों के सर जुड़े हुए थे। इसी तरह का एक उन्होंने पाकिस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया और उसी तरह की तस्वीर रिलीज कर दी थी। तो ये जो इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, चाहे वो दहशतगर्दी का इवेंट है चाहे वो डिप्लोमेसी का इवेंट है, इससे इंडिया की क़यादत जो है इस चीज़ को फॉलो इसलिए करने की कोशिश करती है कि वो ये समझते हैं कि इस तरह वो दुनिया की बड़ी जमहूरियत बन जाएगी। अब उन्होंने एक G20 की समिट की, ट्रूडो कहता है कि मैंने G20 की समिट में भी नरेंद्र मोदी से बातचीत की थी, लेकिन उसने उस चीज़ के ऊपर कोई मेरी मतलब उसको अटेंटिवली सुना नहीं। अब जो दुनिया में जैसे जो 5 इंटेलिजेंस सिस्टम है, इंटेलिजेंस शेयरिंग सिस्टम है, उसमें कम्युनिकेशन, उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन, उसके अंदर पूरी का पूरा आपका वीज़ा स्कीम, उसके अंदर आपकी कनेक्टिविटी और तमाम चीज़ें जो वो एक सेंटर में आके जमा होती हैं। अब वो तो अमेरिकन को भी पता चल गया है क्योंकि उन्होंने अमेरिकन से शेयर किए, ऑस्ट्रेलिया को पता चल गया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत सारे सिख हैं जो रह रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया भी कंसर्न है इससे। अब ये दूसरा जो कत्ल हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जहन में ज़रूर रखिएगा। एक तो बात, पहली बात मैं आपको क्लैरिटी से बता दूँ, दुनिया में जो होता रहे इंडिया का नरेंद्र मोदी इसको इलेक्शन सिंबल के तौर पे इस्तेमाल करेगा और जैसे वहाँ पर उनका मीडिया है जो बूटी मीडिया है और जो उनके बीजेपी के शाखाज हैं जो ये कहते हैं, या बीजेपी की जो लीडर है जो ये कहते हैं कि हमने न्यूक्लियर बम से बचने का तोड़ निकाल लिया है कि जब न्यूक्लियर बम फटेगा हम गाय का गोबर लगा के लेट जाएंगे, या जो ये कहते हैं कि ताजमहल के नीचे भी एक मंदिर है, उस किस्म की जो लीडरशिप है ना वो इसको अपनी प्रोपगे और इंडिया में हिंदू नेशनलिस्ट जो है वो इसमें टॉप के ऊपर है। हिंदू नेशनलिस्ट फीलिंग जो है वो जनरेट कर रही हैं। तो अगर तो आप ये चलिए ब्रिगेडियर साहब की इजाजत से मेरे पास आखिरी 1.5 मिनट है, मैं ब्रिगेडियर वकार का लास्ट कमेंट चाहूँगी। ब्रिगेडियर साहब, जब बुखलाहट का शिकार होता है इंडिया तो वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करने की कोशिश करता है। कुलभूषण हमने पकड़ा, हमारे पास सबूत था, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एजेंसीज बहुत अच्छी हैं, हम इनकी कोशिश कामयाब नहीं होने देते हैं। लेकिन आगे आप क्या देखते हैं, किस तरह के एडवेंचर्स करने की, अपनी बुखलाहट को खत्म करने के लिए कोशिश करेगा ये? आई थिंक दे हैव ऑलरेडी डन इट। कराची वाला जो आई थिंक इंसिडेंट हुआ है जिसमें एक मजहबी जमात के लीडर को मारा गया और इंडिया ने बड़ा सेलिब्रेट किया। बाकी आई थिंक ये फॉल्स फ्लैग की बात हुई, इसमें एक्स गवर्नर सत्यपाल मलिक ने ऑलरेडी मेंशन किया कि पुलवामा वाज फॉल्स फ्लैग और मे भी ट्राई करेंगे। वो वाली बात आगे भी कुछ कर सकते हैं। आई थिंक इफ दे ट्राई इट, लास्ट टाइम तो होया था इनके अगेंस्ट स्विफ्ट रिटॉर्ट, अभी फिर होगा स्विफ्ट रिटॉर्ट प्लस, फिर दुनिया जो है फिर रोकेगी। लास्ट टाइम द वर्ल्ड केम टू स्टॉप पाकिस्तान है, याद करवाएंगे। तो अभिनंदन को परेड करा के भेजा था और लास्ट टाइम भी आई थिंक पीएफ वाज
कैपेबल ऑफ शूटिंग 8 एयरक्राफ्ट को गिरा सकती है। आई थिंक इवन इंडियन एयर चीफ ने भी मेंशन किया और हमारे एक एक्स चीफ ने कि 8 जहाज हम उस दिन नॉकआउट कर सकते थे, लेकिन रिस्ट्रेंट शो किया कि 2 ही काफ़ी हैं और एक खुद इन्होंने गिरा दिया। तो दे कैन कम, दे कैन ट्राई, आई थिंक एनीवेयर बैटल हार्डन फौज है और एयर फोर्स है, तो दे कैन ट्राई इट। आई एम श्योर इस दफ़ा कोई 12-13 अभिनंदन जो है पकड़ के इनके हवाले करने पड़ेंगे। ये चीज़, बहुत शुक्रिया जी तमाम मेहमानों का। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।